तो एक तरफ आप सनातन पर अटैक कर रहे हैं तो दूसरे तरफ जो है आप इत्र की बात कर रहे हैं। इत्र मतलब मुस्लिम। पाखंड का विरोध करते हैं। अब पाखंड का विरोध करते करते बीजेपी उसको सनातन का विरोध कैसे बना देती है और लोगों के माइंड में उसका एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है, ये बीजेपी की अपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ राणा सांगा वाला विवाद उत्तर प्रदेश में ठंडा भी नहीं हुआ था, तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद थी इसलिए हमने इत्र पार्क बनाए। ये एक बड़ा बयान है जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा हंगामा बढ़ चुका है। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही उज्जवल मिश्रा भी मौजूद है। इनके साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर ठीक से समझेंगे। जी, आपको क्या लगता है जो ये बयान अखिलेश यादव द्वारा दिया गया है, जहां पर हम कल बात कर रहे थे कि सपा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी, लेकिन बयानबाजी में सपा और भी आगे बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है इसको लेकर? देखिए, रामजी लाल सुमन ने जो अभी राणा सांगा को लेकर के कहा, बयान दिया, उसके बाद से उस बयान पर वो अभी भी कायम है। अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, राम गोपाल यादव सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावे ये अखिलेश ने अब नया बयान दिया है। अखिलेश ने खुद ही, अखिलेश यादव ने, उन्होंने बयान दिया है और सीधे तौर पे देखिए, जो गौशाला है चाहे गाय है, वो सीधा सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा कि सनातन में उनकी पूजा होती है, गौ माता हम कहते हैं। तो एक तरफ आप सनातन पर अटैक कर रहे हैं तो दूसरे तरफ जो है आप इत्र की बात कर रहे हैं। इत्र मतलब मुस्लिम, और रमज़ान का महीना है तो वो तुष्टीकरण, उसके बहाने वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। और अखिलेश अब ये बयानों के ज़रिए, बयानवीर उनके पार्टी के नेता भी बने हैं, वो खुद भी 2027 की तैयारी हो रही है। तो एक तरफ तो तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है, रमज़ान के महीने में इत्र की बात करके हम इत्र पार्क बनाते हैं, उनको बताने की कोशिश हो रही है मुस्लिमों को कि हमने आपके लिए इत्र पार्क बनाया है, और बाकी सारी चीज़ें, मतलब उनको खुश करने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ गौशाला पर हमला है, वहाँ पर दुर्गंध आती है, वहाँ से गंध आती है। ये आप सीधे तौर पे देखें तो ये अपमान उन तमाम लोगों का है जो गौ माता का अपमान, गौ माता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें माता, हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें गौ माता को जो है माँ की संज्ञा दी है और बहुत सम्मान दिया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये सीधे तौर पर हिंदू वर्सेस मुसलमान करना चाहते हैं, और ये कुल मिलाकर के सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके लिए बीजेपी उन पर आरोप भी लगाती रही है। इस मामले में भी बीजेपी जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बयान के ज़रिए 2027 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जी, अगर राजनीति को हटा भी दिया जाए तो इस तरीके का बयान देना कि गौशाला में दुर्गंध आती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना ठीक है ये? आंचल, आप देखो, अखिलेश यादव जो कन्नौज पहुँचे थे, वो उनका दौरा था, एक महाकुंडीय यज्ञ कन्नौज में चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में पहली बार इस यज्ञ को कराया जा रहा है। अखिलेश यादव चूँकि कन्नौज से सांसद हैं और मैं भी कन्नौज से ही आता हूँ, तो उसी जगह पे अखिलेश यादव पहुँचे हुए थे और उस यज्ञ में अखिलेश यादव शामिल हुए। अब रही बात इस बयान के आने की, ये बात सब जानते हैं कि गौ को ले लीजिए, गौ हत्या को ले लीजिए, इसका पुरजोर, गौ हत्या का पुरजोर विरोध बीजेपी हमेशा से करती है। बीजेपी के साथ सनातन के जितने भी टैग, सनातन के केंद्र बिंदु, जितने भी सनातन के चिन्ह हैं, वो सारे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप आ जाइए अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव को अगर आप कभी देखेंगे तो एक तो वो कभी भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करते हैं। हर नेता की अपनी खूबियाँ होती हैं और अपनी खामियाँ होती हैं। अखिलेश यादव की ये खूबियाँ हैं कि अखिलेश यादव कभी भी, आपने एग्रेसिव गुस्सा होकर के, बहुत रेयर देखा होगा आपने कि वो किसी पर कुछ कटाक्ष करें, बहुत बुरी तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करके कटाक्ष करें, कभी नहीं देखा होगा। इतर इसके उनके कुछ सांसद कर देते हैं, चाहे वो रामजी लाल सुमन को आप देख लो, चाहे वो अबू आज़मी को देख लो, औरंगजेब वाला, वो सब किया, मुद्दा अलग था, लेकिन अखिलेश यादव को खुद आप नहीं देखोगे। इसके इतर जो उनकी खामियाँ हैं वो ये हैं, जिसको लेकर के वो चल भी रहे हैं कि वो अपना पीडीए का उन्होंने एक फार्मूला सेट किया है और उस पीडीए के फार्मूले को लेकर के वो पाखंड का विरोध करते हैं। अब पाखंड का विरोध करते करते बीजेपी उसको सनातन का विरोध
कैसे बना देती है और लोगों के माइंड में उसका एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है, ये बीजेपी की अपनी खूबी है। और इस वाले मुद्दे पर भी जो गौशालाएं बना रही है, दुर्गंध आती है, ये सारे मुद्दे जो चले, इसको भी बीजेपी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से, दिल्ली से नेताओं के बयान आए और बड़े सीनियर नेताओं के बयान आए और उन्होंने उसको औरंगजेब की औलादें ऐसे करके कई नेताओं ने शब्दों का इस्तेमाल किया और उसको वहाँ से जोड़ दिया। अब ये उनके लिए एक बहुत छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। और कन्नौज में आप देख ही रहे हो कि अभी बीजेपी का सांसद जो पहले बीजेपी ने जिसको यहाँ से चुनाव लड़वाया था, सुब्रत पाठक, और वो हार गए थे। जब वो जीते थे तो डिम्पल यादव को हरा कर जीते थे, और इस बार अखिलेश यादव कन्नौज से उतरे तो वो हार गए। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और बना करके जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो 2027 में यहाँ तक मुझे जो लगता है ये बयान खिंचेगा। ऐसा ही एक बार और हुआ था जब अखिलेश यादव, गौरी शंकर मंदिर कन्नौज का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ अखिलेश यादव गए थे, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे मंदिर की धुलाई कर दी थी। अखिलेश यादव ने इसको बहुत बड़ा बाद में कटाक्ष करते रहे, मुद्दा बनाते रहे कि अब तो मैं कुंभ भी गया था, तो कुंभ में क्या गंगा जी साफ करा दोगे। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, सनातन के मुद्दों को लेकर के बीजेपी हमेशा अखिलेश यादव पर अटैकिंग मोड में रहती है। उसी का नतीजा है ये वाला मुद्दा भी सामने निकल कर के आया। अब इसमें राजनीतिक फ़ायदा नुकसान क्या होगा ये आपको 2027 का चुनाव ही देखने को मिलेगा। सर, जैसा कि उज्जवल जी ने कहा कि ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा कोई बयान नहीं है जितना बीजेपी ने इसे बना दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सचमुच ये जो बयान दिया गया है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने बना दिया, ये नहीं बोला मैंने। मुद्दा बड़ा करिए, छोटा करिए, ये नेताओं के ऊपर होता है। आप देखो ना, कई बार राजनीति में ऐसे ऐसे मुद्दे आए जो जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो इतने बड़े तक पहुंचे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे नेताओं के बयानों को लेकर के कि कैसे राजपूत समाज नाराज़ हुआ, कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये बुरी जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई थी लोकसभा चुनाव में कैसे हुई। तो मुद्दे बनाए जाते हैं, और राजनीति में अगर रह करके पार्टियां मुद्दों को बड़ा नहीं बनाएंगी, तिल को ताड़ नहीं बनाएंगी, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो सही गलत ये सब जनता और दर्शक निर्णय करेंगे इसका। मैंने ये नहीं कहा कि ये मुद्दा था नहीं, इसको बनाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो कल बयान दिया गया अखिलेश यादव द्वारा, तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज दोबारा से एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दे दिया गया जिसमें भाजपा लगातार उनके ऊपर जो है आरोप लगा रही है और लगातार उन पर निशाना साध रही है। देखिए, राणा सांगा वाले बयान पर जो रामजी लाल सुमन ने, उन्हीं के सांसद हैं सपा के, उनको सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव। अब उधर क्या हुआ कि उधर राजपूत वर्सेस पीडीए करवा दिया इन्होंने। ठीक है कि रामजी लाल सुमन जो हैं, अगर दलित की जगह पे राजपूत होते तो क्या उनके घर पे हमले होते? इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरा, इधर जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा दिया गया कि सनातन जो है मतलब गौशाला से जो है बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध आती है, लेकिन गौशाला की परंपरा रही है। आप याद करिए, आपके जब पूर्वज थे, हमारे घर में भी जब त्यौहार होता था, गांव में अभी भी होता है कि आंगन जो है, हमारा जो आंगन है, वो त्यौहार के मौके पर गोबर से उसको लीपा जाता है। ठीक है, उसके अलावे गौ माता की पूजा की जाती है। कई सारे हमारे त्यौहार होते हैं, उसमें उनकी बाकायदा पूजा की जाती है, बहुत सम्मानीय है, प्रतिष्ठित है। लेकिन गौशाला को लेकर के बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, फिर कहीं कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरा, उधर इत्र की बात कर रहे हैं। तो आप सिर्फ गाय की बात नहीं कर रहे हैं, आप इत्र की भी बात कर रहे हैं कि हम इत्र पार्क बनवाते थे। इत्र पार्क आपने कितने बनवा दिए? यूपी में कन्नौज में ही बनवाए ना, और कितने 25-50 बनवा दिए क्या? इत्र पार्क से एक जगह को फ़ायदा हुआ और क्या हुआ? पूरे यूपी में अगर यूपी सजाने की बात अगर है तो आपने लखनऊ में कितनी बड़ी कंपनियां लगा दी? आप ये भी तो बताइए, कितनी बाहर की कंपनियां आई जो अभी इस समय आ रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये बयानबाजी 2027 की तैयारी है। उधर राजपूतों को लड़वाने की कोशिश कर दी पीडीए के ज़रिए, और इधर हिंदू वर्सेस मुसलमान कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अखिलेश और समाजवादी पार्टी यही तो करती आ रही है। इनका पुराना इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की बात करो ना। आप अगर पॉलिटिक्स सही करना चाहते हैं, कभी कभी वो कहते हैं हमने बहुत विकास
किया यूपी के, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जब आपने, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, आपने यूपी में बहुत सारे काम किए, तो आप काम गिनाइए ना कि हमने हाईवे बनवा दिया, हमने ये बनवा दिया, हमने वो बनवा दिया, हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, वो बताइए ना। तो बताने के लिए गिनी चुनी चीज़ें होती हैं। तो यही आप का पहले जातीय राजनीति की बात करेंगे, फिर हिंदुओं में एक दूसरे को बांटने की कोशिश करेंगे, जैसा अभी किया जा रहा है। और रामजी लाल सुमन वाला बयान भी ऐसे कोई किसी सांसद की हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा में जाकर के और संसद में जाकर के इस तरीके का बयान दे। ये पूरी सोची समझी साजिश है। औरंगजेब का भी जब बयान आया था, तो औरंगजेब का जो बयान था वो क्या बगैर इनकी अनुमति के उन्होंने और औरंगजेब की बात कर दी। तो औरंगजेब की शुरुआत भी इन्हीं के विधायक करते हैं, और राणा सांगा को गद्दार भी इन्हीं के सांसद कहते हैं। अब देख लीजिए कहाँ से शुरुआत हो रही है। मुंबई से शुरुआत हुई, अबू आजमी से, और राणा सांगा अब ये इत्र और गौशाला की बात कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं। और दूसरे कहेंगे कि बीजेपी वाले तो कहीं से घुमा देते हैं। भाई आपने बयान दिया है तो बीजेपी तो उसका काउंटर करेगी ना, बीजेपी चुपचाप थोड़ी बैठेगी। आपके लिए अगर इत्र ज़रूरी है तो बीजेपी के लिए गौशाला ज़रूरी है। सबका अपना अपना पॉलिटिकल हित होता है। तो आपने इत्र की बात की है तो बीजेपी उसकी बात कर रही है, और वो विरोध होगा, क्योंकि राणा सांगा पर मामला इतना छोटा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इत्र वाला भी मामला अखिलेश ने चाहे मजाकिया अंदाज में कहा हो, लेकिन मजाक की बात नहीं है कि आप सनातन का अपमान करेंगे, आप कहेंगे गौशाला से दुर्गंध आती है, फिर आप कुछ और कहेंगे आगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये सब पॉलिटिकल माइलेज और फ़ायदा लेने के लिए किया जाता है, वही इन्होंने भी किया है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। और इस तरह के बयानबाजी से शायद बचना चाहिए। अगर विकास की बात वो करते हैं कि हमारी सरकार में बहुत कुछ हुआ जो अभी नहीं हो रहा, तो वो बताइए ना। किस मंच से अखिलेश यादव ने बता दिया कि हमारे 5 साल में हमने इतना ज़्यादा काम किया, हमने ये किया ये किया? एक आध दो चीज़ें बता पाते हैं, उसके अलावे क्या? तो आपको वो बताना चाहिए अगर विकास की राजनीति करते। नहीं तो वो तो करना ही नहीं है, तो सब यही सब बयान देंगे। जी, जहां बीजेपी की तरफ हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि तुष्टीकरण की राजनीति उनके द्वारा की जाती है, तो वहीं अगर हम सपा को देखें तो जैसे कि हरिशंकर जी ने भी बताया कि उनके विधायक अबू आज़मी ने इस तरीके का विवादित बयान दिया। फिर अभी हाल ही में सांसद द्वारा भी एक बयान दिया गया जो राणा सांगा को लेकर था। फिर अखिलेश यादव का आज का बयान। ये सब देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या सपा द्वारा क्या राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये 2027 की तैयारी है? मुझे समझ नहीं आ रहा अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया। मतलब बीजेपी और दुर्गंध और गौशाला, ये चीज़ें तो कंबाइन उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। वो अपनी उपलब्धियां बता सकते थे, जैसा कि वो हमेशा बताते हैं, अपने काम बताते हैं, वो सारी चीज़ें बता सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव उसी एक यज्ञशाला में गए हुए थे, सनातन का काम करने गए थे, और वहीं पर जाकर के वो इस तरीके से बोल गए। ये मेरे बात पच भी नहीं रही है, और उन्होंने कैसे बोल दी मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक इतना सीनियर नेता जिसकी इतनी सीनियर छवि है, वो इस तरीके से कैसे बोल सकता है, वो भी तब जब सनातन का सबसे बड़ा टैग बीजेपी के पास है। और हाल ही में भी महाकुंभ हुआ था, उसमें आपने देखा ही था कि वो कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर पहुंची हुई थी। वो बात अलग है कि लोग किस तरीके से पहुंचे, कहाँ पहुंचे, उस पर एक लंबी चर्चा अलग से की जा सकती है महाकुंभ को लेकर के। लेकिन उसका जो पूरा बड़े तौर पर आप क्रेडिट देखोगे तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार में साफ तौर पर उसका क्रेडिट जो पूरा गया वो योगी आदित्यनाथ, उसके शिल्पकार थे पूरे, और उनको लेकर के गया। अब अखिलेश यादव, अब ये देखिए चीज़ें कैसे कोरिलेट होती हैं। अबू आज़मी पहले, उसके बाद रामजी लाल सुमन, और उसके बाद अब अखिलेश यादव। तो इसने पूरी सपा के ऊपर एक टैग लगा दिया कि समाजवादी पार्टी ये जो सनातन का विरोध है वो हमेशा से करती आ रही है। यही काम महाकुंभ के टाइम भी हुआ था। अखिलेश यादव इसको समझे और वो कुंभ में स्नान करने गए थे। बावजूद उसके बीजेपी ने कई बार ये नैरेटिव चलाया, बीजेपी, और उसमें बहुत हद तक सफल भी रही थी। और बीजेपी का 2027 तक का प्लान भी यही है, जिसकी एक सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में भी यही है कि समाजवादी पार्टी को महाकुंभ के दौरान और ऐसे बयानों को लेकर उन जनता के बीच पहुंचा जाए जिसमें ये लगे कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग सनातन विरोधी हैं और पीडीए का टैग लेकर के चलना चाहते हैं, जो मुल्ला मुलायम वाली थीम थी, MY समीकरण वाली थीम थी, और पीडीए अब जो नया अखिलेश यादव ने फॉर्मूला गढ़ा है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे है। और ये सिर्फ बात करेगी तो दलितों की करेगी, मतलब खास वर्ग को लेकर के ये बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। बीजेपी
एक तो सनातन हिंदू धर्म और उसके बाद उनका टैग जो सबका साथ सबका विकास है, उसको लेकर के वो चलते ही हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव द्वारा ये बयान तो दे दिया गया, लेकिन 2027 में सनातनी को अगर देखें, सनातनी वोटर्स को देखें, तो क्या नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा? देखिए, सनातनी नुकसान झेलना पड़ेगा। वो अगर पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में कौन कौन से हैं? क्या एससी और ओबीसी जो हैं वो सनातनी नहीं हैं? वो भी सनातनी हैं। उसके अलावा वो जो अभी अपमान किए जा रहे हैं उनके सांसद लगातार, राणा सांगा का, क्या राजपूत सनातनी नहीं हैं? वो भी सनातन हैं। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं, आप एक पक्ष को खुश करने के लिए आप दूसरे पक्ष का लगातार अपमान कर रहे हैं। राणा सांगा सिर्फ राजपूत की बात नहीं है, उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो हो सकता है कि मुस्लिम में भी उनके सपोर्टर हों, हो सकता है दूसरी जातियों में भी सपोर्टर हों। तो आप एक तरीके से जो भी कह रहे हैं, इस तरह के उनको मामला मुद्दा उठाना था, बयानबाजी करनी थी, और भी सारे मुद्दे थे, लेकिन इस बयान में वो फंस गए हैं। दूसरा, ये जो सनातन का अपमान दूसरा फिर किया इन्होंने, जो अभी रिसेंट में वो दुर्गंध और इत्र की बात कर दी, तो जनता समझती है। और बीजेपी के लोग जो नहीं समझते हैं, लोग उनको बीजेपी के लोग जाके समझा देते हैं कि भाई देखिए इत्र की बात कर रहे हैं और गौशाला को कह रहे हैं कि दुर्गंध आती है। अब दुर्गंध कहाँ से आती है? जिस गाय के गोबर से हम अपना घर लिपापोती करते हैं त्यौहार के मौसम में, उसको शुद्ध मानते हैं। कहीं भी अगर किसी जगह का अगर उनको शुद्ध करना है, जगह की शुद्धता करनी है, तो गंगाजल के अलावा गौमूत्र है, उसके बाद गाय के गोबर से उसकी लिपाई पुताई होती है। तो आप गौ माता के लिए क्या कह रहे हैं, गौशाला के लिए क्या कह रहे हैं, आपकी मंशा साफ है। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव इसलिए परेशान हैं कि अब 5 साल 10 साल का हिसाब किताब है। अब अभी इस समय भी आप यूपी में जाकर के देखें तो योगी सरकार के लिए 2027 में अभी थोड़ा समय है, लेकिन योगी सरकार के खिलाफ कम माहौल है, नहीं के बराबर है। एंटी इनकम्बेंसी भी अगले 2 साल में हो जाएगा, वैसा दिख नहीं रहा, क्योंकि महाकुंभ को लेकर के जनता गदगद है। और मुझे लगता है कि यूपी बिहार के तो मैक्सिमम जनता ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। तो कुछ को छोड़ करके, 1-2% को छोड़ करके ज़्यादातर लोग जो हैं योगी सरकार के फ़ैन हैं। दिल्ली में मांग हो रही है कि होने लगी थी, आपको चुनाव में याद है हमने चर्चा की थी कि दिल्ली में योगी जैसा सीएम, महाराष्ट्र में योगी जैसा सीएम, बिहार में योगी जैसा सीएम। तो योगी पॉपुलर हैं, उनको हराने के लिए, उनकी पार्टी को हराने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप बयानबाजी करके हरा देंगे। आपको ग्राउंड पर जाके काम करना पड़ेगा। आपको योगी सरकार की कमियों को बताना होगा। कितने इन्होंने कार्यक्रम किए हैं जिसमें योगी सरकार की कमी बता पाए ये। हाँ, महाकुंभ के दौरान बहुत सारी चीज़ें ये सामने लेकर के आए, लेकिन योगी ने सबका जवाब दिया और माकूल जवाब दिया। बहुत ज़्यादा वो माइलेज नहीं ले पाए सपा हो चाहे अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को अगर इतना ही था तो वो महाकुंभ में डुबकी लगाने क्यों गए? जाना पड़ा ना उनको, सारा विरोध के बावजूद। लेकिन आप विरोध करते हैं, सब कुछ है। अच्छा, अखिलेश यादव ने महाकुंभ के मामले में भी कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें कहीं, वो खामोशी से चुपचाप रहे। और भी लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए कि गंगा का पानी पीने लायक नहीं, आचमन के लायक नहीं, नहाने के लायक नहीं। लेकिन उस पर आप बोले नहीं तो आप नहाने क्यों चले गए? आपके शरीर में भी बैक्टीरिया आ गया अगर वहाँ ये था तो। इतने लोगों ने डुबकी लगा ली तो उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे एक भी मामले आए। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप सनातन को जितना गाली देंगे उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो बीजेपी का पिच है और आप उसी में फंसते जा रहे हैं। ये इत्र और गौशाला का दुर्गंध जो है आप बोल करके बीजेपी के पिच पर खेलने चले गए हैं। और योगी पहले से मजबूत खिलाड़ी हैं, तो फिर आपको कहीं टिकने नहीं देंगे। तो 2027 से पहले अखिलेश यादव और उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनको इस पर सोचना पड़ेगा कि वो अपना फोकस रखें, चाहे जहाँ भी रखना है वो रखें। उनकी पार्टी है, उनकी प्लानिंग होगी। लेकिन योगी के पिच पर, सनातन के पिच पर आएंगे तो आपका वही हाल होगा जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हुआ। अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के पिच पर कई बार चले जाते थे अपनी बात करते करते, और उनका हश्र देखा आपने।
वो तो कह रहे थे कि पीएम मोदी को जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए, लेकिन देख लीजिए इसी जन्म में हरा दिया और अच्छे से हरा दिया। तो इसलिए सनातन के पिच पर एक ही पार्टी बैटिंग करती है और उसका कॉपीराइट है इस समय तक, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन बीजेपी का कॉपीराइट है और बीजेपी लड़ती है और जीतती भी है। तो इसलिए अखिलेश यादव अगर गौशाला को लेकर के और इत्र पर वो बोलें, वो हमेशा से बोलते रहे, लेकिन गौशाला पर बोलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। अच्छा आंचल, अभी हरिशंकर सर ने एक बहुत अच्छा उस पर किया, उसकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इत्र और जिस दुर्गंध की बात वो कर रहे थे, इत्र का कारोबार बहुत बड़ा है, उसका रिवेन्यू कलेक्शन बहुत बड़ा है और कन्नौज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के रिवेन्यू कलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान इत्र का देता है। लेकिन उसके इतर जिस दुर्गंध की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं गौशाला बनाने से, चाहे वो गोबर और गौमूत्र जो भी है, इसका भी कारोबार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इत्र के समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा कारोबार है। आप देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आज अगर आप गोबर का या गौमूत्र का कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपको 60% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिलता है। इसके इतर गोबर और गौमूत्र का यूज़ कहाँ सिर्फ खाद बनाने में और कीटनाशक में यूज़ नहीं होता। आजकल आप देखिए पेपर बन रहे हैं गौमूत्र से, आप घर में दिए जलाते हैं गोबर के। पहले के टाइम पे लोग पूरे घर को लीपा करते थे गोबर से। चूल्हों की जो बहुत पुराने लोग रहे होंगे उन्हें याद होगा कि चूल्हे जिस तरीके से होते थे वो गोबर के बनते थे। आपको अभी मैं जानकर हैरान रह गया, मोबाइल फ़ोन के स्टिकर गोबर से बन रहे हैं। उसका एक जब शोध किया गया, रिसर्च किया गया कि इसमें क्या खासियत है, तो उसकी खासियत ये है कि वो मोबाइल के रेडिएशन को इतना प्रभावित नहीं करता। मतलब आपके मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है उसकी रेज इतनी प्रभावित नहीं करती है अगर आपके फ़ोन में गोबर का स्टिकर लगा हुआ है। तो आप देखिए कितनी सारी रिसर्च और कई साइंटिफिक रिसर्च सामने आ चुकी हैं गोबर और गौमूत्र को लेकर कि वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं। आप जो दवाइयाँ खाते हैं उसमें भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो उसकी तरह इसका भी बाज़ार मार्केट में बहुत बड़ा है। इत्र के बराबर तो नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है जिसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है और लोग लाखों करोड़ों रुपए इस कारोबार से कमा रहे हैं गोबर और गौमूत्र के काम से। इत्र से जो है वो गाय की तुलना नहीं हो सकती, गोबर की तुलना नहीं हो सकती, गौशाला की तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि इत्र जो है एक गरीब आदमी नहीं लगाता, लेकिन एक गरीब आदमी गाय जरूर पालता है। उसके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाय का दूध पी के पलते हैं। तो ये मार्मिक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब से जुड़ा हुआ है, समझ रही हैं। लेकिन इत्र अगर हम नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गाय है, और दूसरी बात कि एक वक्त याद करिए जब हम बाहर से डेनमार्क से मिल्क प्रोडक्ट मंगाते थे, वहाँ से मिल्क पाउडर मंगाते थे, तब हमारे देश में जा कर के हम दूध तैयार करते थे। लेकिन आज दुनिया में मेरे ख्याल में इस समय हम नंबर 1 हैं, समझ रही हैं आप। तो गौशाला जो है, गाय है, सिर्फ गाय का योगदान नहीं, भैंस भी है उसमें, लेकिन दूध के मामले में अगर नंबर 1 है दुनिया में तो गौ माता का भी योगदान है। तो सिर्फ लेकिन इत्र का जो है, इत्र से फ़ायदा है हमको कि विदेश में भी इसका एक्सपोर्ट होता है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन गाय और उसकी तुलना इसीलिए नहीं हो सकती है कि इत्र जो है बड़े आदमी लगाते हैं, जो सक्षम है वही लगाते हैं। और सर हमारे सनातन धर्म में पैदा होने से लेकर अंतिम सांस तक, मतलब गाय के गोबर के उपले होते हैं, कंडे होते हैं। जब सनातन धर्म के लोग, जो मतलब हिंदू पद्धति में अगर आप खास तौर पर बात करोगे, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास धुआं किया जाता है, वो उसी गोबर के उपले से होता है। जब किसी की मृत्यु होती है और वो उसका पार्थिव शरीर होता है तो वहाँ पर धुआं किया जाता है, वो धुनी गोबर की होती है। हवन हम करते हैं, हवन में आप देखो गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है, कंडे बोलते हैं। होली के टाइम होलिका दहन होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो सनातन पद्धति तो जुड़ी हुई है, प्लस मार्केट आप देखो आज के टाइम पे कितना बड़ा है, और फिर साइंटिफिकली तो इस पे कई रिसर्च हो ही रही है। मृत्यु से पहले भी सनातन में एक परंपरा है, उसको बोलते हैं गौदान। मतलब अगर पता है कि किसी व्यक्ति की वृद्ध अवस्था में मृत्यु होने वाली है तो उससे पहले ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके सामने गौदान किया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष मिले। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो है इस तरीके से आप सीधे सीधे पूरे सनातन को मत कहिए। आपको पॉलिटिक्स करनी है, करिए,
कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप सनातन के बारे में कहेंगे तो आप बाकी चीज़ तो आपका नुकसान हो चाहे ना हो, आप बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो अभी अखिलेश और उनकी पार्टी उथल पुथल में है। ऐसे ही सभी पार्टियों को टारगेट कर रही हैं, 4 को तो टारगेट कर ही दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उधर राजपूत और पीडीए। अब और क्या करने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे तो बीजेपी का आप घाटा नहीं करेंगे। आप गौ माता पर जितना बोलेंगे उतना बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा और उतने लोग और कट्टरता के साथ बीजेपी के साथ आएंगे। देखिए अभी ये दोनों बयान जो है, अखिलेश जो है राजपूतों का अपमान कर चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आपने चर्चा भी की है, लेकिन अब बीजेपी की इसी से भरपाई हो जाएगी। अब राजपूतों के दिल में जो होगा वो गिला शिकवा दूर हो जाएगा। पिछले अभी जो रिसेंट में लोकसभा चुनाव हुआ उसके बयान पर अब बीजेपी को थोड़ी सहानुभूति मिल जाएगी। दूसरा कि अब आपने हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण की जो राजनीति की है रमज़ान के महीने में, उसका फ़ायदा भी बीजेपी ले जाएगी। सपा द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उनके नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका क्या कुछ अंजाम होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहे।